नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम टारगेट बीपीएससी एडीओ एग्जामिनेशन, जो कि ऑलरेडी आपको पता है कि जनवरी 2026 में होना है, ठीक है। इसके अंतर्गत हमने जो है डेली टारगेट सीरीज के अंतर्गत आज हम लुसेंट होमवर्क प्रोग्राम में हम बात करेंगे। डे 2 का टारगेट है और इसमें हम बात करेंगे आज प्राचीन इतिहास, जो कि हमने डे 1 का टारगेट ऑलरेडी जो है प्ले लिस्ट बना हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक भी दिया हुआ है, जाकर के जरूर देखिएगा, ठीक है ना। आज हम प्राचीन इतिहास के बारे में जब बात करेंगे तो आज का जो है दो टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला टॉपिक रहेगा प्रागैतिहासिक काल, ठीक है ना, और दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक जो है ना बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, और इसी दो टॉपिक से आप देखेंगे तो लगभग आपका जो है ना 2 से 3 प्रश्न देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। तो जनरल स्टडीज काफी अहम भूमिका है और इसमें आप इतिहास के क्वेश्चन, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, इन तीनों हिस्ट्री से जो है आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो बिना किसी देर का आज के टॉपिक को प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना है। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो लुसेंट डेली होमवर्क प्रोग्राम के अंतर्गत हमारा यह आज का दूसरा सेशन है और दूसरे सेशन में जो है ना हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा ये प्रागैतिहासिक काल रहेगा। लेकिन प्रागैतिहासिक काल हम देखने से पहले अब देखेंगे ना, इस वीडियो में हमारी पहली प्रायोरिटी रहेगी प्रागैतिहासिक काल, तो रहेगा ही रहेगा। इसके साथ साथ हम आदि ऐतिहासिक काल देखेंगे और ऐतिहासिक काल के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर में आपको बता देता हूं कि किस तरीके से जो है ना प्राचीन भारतीय इतिहास का विकास हुआ है, और उस प्राचीन भारतीय इतिहास के विकास का जो चार्ट है ना वो आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम उस पे फिर हम एक एक करके, जैसे प्रागैतिहासिक काल हो गया, आदि ऐतिहासिक काल हो गया, ऐतिहासिक काल हो गया, इस पे हम प्रॉपर जो है डिटेल में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि प्राचीन, लिख लीजिएगा, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, प्राचीन इतिहास का विकास का जो चार्ट है ना ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, प्राचीन जो भारतीय इतिहास का जो विकास का जो चार्ट है, इसमें आपको 3 चीजें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या, सबसे पहले बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल का बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है। और तीसरा बात करेंगे ऐतिहासिक काल का, ठीक है। अब देखिए, बात यहां पर आता है कि एक एक करके हम सारी चीजों को देख लेते हैं। यहां पर हम बात करेंगे किसका, यहां पे हम बात कर लेते हैं प्रागैतिहासिक काल का। तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल जो है ना, प्रागैतिहासिक काल जो है ये जो है ना, इसके अगर आप लक्षण देखेंगे, इसके लक्षण देखेंगे तो कहा जाता है ना, इसके जो साक्ष्य मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, लिखित मिलेगा। यहां पे एक शॉर्ट फॉर्म में हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लिखित साक्ष्य जो है ना, प्रागैतिहासिक काल का लिखित साक्ष्य जो है उपलब्ध नहीं है। कहीं पे नोट डाउन करना चाहें तो कर लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि पूरा तात्विक साक्ष्य जो है इसके उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं, इसके माध्यम से इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे हम इसी में एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेते हैं तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, उदाहरण। तो उदाहरण के तौर पर आप देखें तो पाषाण काल, समझ में, पाषाण काल। अब पाषाण काल में जो है ना आपको 3 चीज आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सा, तो पहला हो गया पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल जो है ना ये कब से प्रारंभ हुआ है, प्रारंभ से लेकर के याद रखना है, प्रारंभ से 10,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको याद रखना है क्या, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल का अगर बारे में बात करें तो 10,000 से लेकर के 5,500 ईसा पूर्व तक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और नवपाषाण काल, नवपाषाण काल के बारे में बात करें तो ये हो जाता है 5,500 से लेकर के 3,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहीं पे कि पूरा पाषाण काल किसको कहते हैं। पूरा पाषाण काल के बारे में बात करें तो इसको भी आप थोड़ा सा जो है ना स्ट्रक्चर में बना लीजिए। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल।
अब पूरा पाषाण काल में अगर हम देखते हैं तो इसमें जो है ना, इसमें भी 3 चीजें आपको ध्यान रखना है। 3 चीज में आपका क्या क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक है, अब ये जो है ना, ये हो जाता है प्रारंभ से 1 लाख ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा हो जाएगा मध्य पाषाण, मध्य पूरा पाषाण काल, और ये 1 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर के कहां तक हो जाएगा? तो 40,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अब जो है ना उच्च, ये निम्न हो गया, ये मध्य हो गया, ये उच्च हो गया, उच्च पूरा पाषाण काल, जो कि 40,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के कहां तक? 10,000 ईसा पूर्व तक ही आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। इसके साथ साथ हम बात करते हैं आदि ऐतिहासिक काल के बारे में। आदि ऐतिहासिक काल के जो है ना, यहां पर हम देख लेते हैं कि इसके लक्षण कैसे दिखेंगे आपको, बताइए। तो इसके लक्षण आपको दिखेगा कैसा? तो इसके जो है ना, लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है मित्रों। ठीक है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, परंतु लिपि जो मिली है ना, वो पढ़ी नहीं जा सकती है। ठीक है, अभी तक पढ़ी जा नहीं सकी है। ठीक है ना, लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे, आपने अगर प्रागैतिहासिक काल के बारे में अगर ये सारी चीजें लिख लिया हो तो इसको हम हटा देते हैं, ताकि जो है ना यहाँ पे आदि ऐतिहासिक काल के बारे में हमें पॉइंट्स को लिखना है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए, हम बताने का हम पीछे जो है ना लुसेंट को प्रॉपर जो उठाते हैं और जो है ना लाइन बाय लाइन आपको बताते चले जाते हैं, लेकिन एक स्ट्रक्चर आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, अगर हम यहीं पर बात करें तो कहा जाता है कि अगर उदाहरण के तौर पर अगर हम इसमें देखते हैं तो उदाहरण आप कहा जाता है कौन सा? सैंधव सभ्यता या फिर वैदिक संस्कृति, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक काल के बारे में। ऐतिहासिक काल के बारे में अगर आप ये सारी चीजें आपने मेंशन कर लिया हो, ठीक है, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होता है कि जब आप चीजों को पढ़ रहे हो तो पढ़ने के दौरान हमें एक एक पॉइंट जो है ना समझ में आना चाहिए कि ऐतिहासिक काल, अगर आपको नहीं पता हो कि ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं, आदि ऐतिहासिक काल को कैसे जानते हैं, प्रागैतिहासिक काल, तो हम वो जो है ना एक एक लाइन, एक एक फैक्ट जो लुसेंट में दिया हुआ उसके माध्यम से आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो है ना कि हमने सोचा कि इसको जो है ना प्रॉपर डिटेल में आपको बताया जाए। अब देखिए, ऐतिहासिक काल में आप जाएंगे ना तो यहाँ पे आपको 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों ही साक्ष्य इसके लिए जो है ना उपलब्ध हैं। दोनों साक्ष्य क्या है? इसका उपलब्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं, यह जो काल है, ये जो समय है, ये पुरातात्विक साहित्यिक और यानी तथा विदेशी यात्रियों के वर्णन पर आधारित है। जैसे हमने बात किया था अलबरूनी वगैरह के बारे में बात किया था ना, ठीक है, इब्न बतूता के बारे में बात किया था। अच्छा, ये बताइए कि हमने लास्ट जो लुसेंट का हमने होमवर्क प्रोग्राम में पहला जो वीडियो हमने दिया था डे 1 का, उसमें हमने जो है ना इब्न बतूता के बारे में बताया था। इब्न बतूता का जो है ना कृति कौन सी है बताइए, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो। ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो कि इब्न बतूता के द्वारा जो रचित जो कृति है वो क्या है, उसका नाम आपको लिख करके भेजना। पीवाईक्यू का प्रश्न भी है। ठीक है, 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो है ना आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के विकास का जो चार्ट है ना, ये तीनों चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या? प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये 3 चीज आपको ध्यान होना चाहिए। कोई पूछ सकता है आपसे कि लिखित साक्ष्य किस काल में उपलब्ध हुआ था, ठीक है, या फिर उपलब्ध नहीं था, तो प्रागैतिहासिक काल में जो है ना लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे और इसमें केवल और केवल जो है ना पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। ठीक है, अब कहा जाता है कि आदि ऐतिहासिक काल के बारे में बात किया जाए तो इसमें आदि ऐतिहासिक काल में जो है ना इसके जो काल है, इस काल के लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, परंतु अभी तक जो है ना उस लिपि को पढ़ा ही नहीं गया दोस्तों। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप बात करें तो हमने बताया आपको कि सैंधव सभ्यता की बात करें, वैदिक संस्कृति के बारे में बात करें, ऐतिहासिक काल के बारे में बात करेंगे तो आप कह सकते हैं कि सर इसमें जो है ना पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के जो है ना आपको साक्ष्य में उपलब्ध हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है ना हम बात करें कि आपको जो हम बात कर रहे थे कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करने वाले थे, लेकिन उस प्रागैतिहासिक काल को जानने से पहले जो है ना हम शुरू तो करें क्या कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानने से पहले हम वो विकास का क्रम हम जान लें। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे जो सबसे पहले हमने बात किया था आपसे प्रागैतिहासिक काल का, जिसमें कहा जाता है ना कि इतिहास का विभाजन जो है प्रागैतिहास या प्राक इतिहास
प्री हिस्ट्री, आदि इतिहास और इतिहास 3 भागों में किया गया। तीनों के बारे में हमने आपसे बात किया, ठीक है ना, जिसको प्रागैतिहासिक काल कह सकते हो, आदि ऐतिहासिक काल कह सकते हैं आप, या फिर ऐतिहासिक काल कह सकते हैं। इसके साथ साथ कहा जाता है कि जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है, उसे क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी लिखित साक्ष्य इस काल का जो है ना अवेलेबल ही नहीं है, केवल और केवल पूरा तात्विक साक्ष्य ही उपलब्ध है इसका, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, क्या बात करते हैं, देखिए आदि ऐतिहासिक काल के बारे में हमने आपसे बात किया था, प्रागैतिहासिक काल के बारे में। आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है? आदि ऐतिहासिक काल हमने बताया कि उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। उपलब्ध तो है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो है, लेकिन अभी तक उस जो साक्ष्य है उसको पढ़ा नहीं गया, उस लिपि को पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखना है। अब कहा जाता है ना कि मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका लिखित विवरण रूप में उपलब्ध है। यानी ऐतिहासिक काल की बात यहाँ पे कहा जा रहा है, ऐतिहासिक, उसको इतिहास कहा जाता है। यानी ऐतिहासिक काल वो है जिसका पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों ही साक्ष्य उपलब्ध है, और यह काल पुरातात्विक और साहित्यिक तथा विदेशी यात्रियों के वर्णन पर क्या है, निर्भर करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, देखिए 3 चीजें आपको ध्यान रखना है। इस समय के जो है ना कुछ जो है आपको संस्कृति और बर्तन मिले हैं, जैसे मालवा से जो है आपको काला और लाल बर्तन मिले हैं, बुर्जहोम से जो है धूसर बर्तन मिला है, और जोखे से लाल रंग का जो है बर्तन मिला है, और दक्षिण नवपाषाण काल से जो है ना चमकीला धूसर मिला है, और पूर्वी नवपाषाण से जो है ना भूरा लाल नामक जो है बर्तन मिले हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं दोस्तों की तो यहाँ पे ज्ञानी मानव यानी होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे नाम एवं तिथियों के बारे में। अब देखिए नाम एवं तिथियों के बारे में जानने के लिए जो है ना हमने आपसे बात किया था कि प्रागैतिहासिक काल में अगर आप जाते हैं तो प्रागैतिहासिक काल में आपको जो है ना इसके बारे में हमने बताया था कि इसका 3 पार्ट है प्रागैतिहासिक काल, जो कि हमने क्या बताया था आपको कि पुरापाषाण काल है, मध्यपाषाण काल है, नवपाषाण काल है, ठीक है। तो यही सारी चीजें यहाँ पे हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला हमने बात किया था क्या, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम जब बात कर रहे हैं तो पूरा पाषाण काल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कहा जाता है यह जो काल है यह 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले के काल को कहा जाता है। कई जगह आपको अलग अलग चीजें मिलेगी। हमने आपको शुरुआत में बताया था कि पूरा पाषाण काल जो है वो प्रारंभ से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक को जो है ना कहा जाता है, ठीक है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे हमने बात किया था, वहां पे हमने लिखा था क्या, निम्न पुरापाषाण काल, जिसको हम आरंभिक बोल सकते हैं। दूसरा बात किया था मध्य पुरापाषाण काल, ठीक है। और फिर बात किया था उच्च पुरापाषाण काल, जो कि उत्तर पुरापाषाण काल कहलाता है, ठीक है। और मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान हुई है। किसका? मानव इतिहास, ठीक है। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी जो है ना इसी काल के दौरान हुई है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं मध्यपाषाण काल का, तो मध्यपाषाण काल जो है आपको हमने बताया था कि 10,000 से लेकर के आपका जो है 5,500 ईसा पूर्व तक जो है ना इस काल को कहते हैं मध्यपाषाण काल, ठीक है। ये इसको आप दूसरा लगाइए। और कहा जाता है कि जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, याद रखना है। प्रश्न यहां से ऐसा बनता है कि पर्यावरणीय बदलाव किस काल में देखने को मिलता है, तो मध्यपाषाण काल याद रखना है, ठीक है। उसे मध्यपाषाण काल कहते हैं। और इसका काल जो है लगभग 12,000 वर्ष पहले से लेकर के 10,000 वर्ष पहले तक माना जाता है। और इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये आप ध्यान रखिए कि जो मध्यपाषाण काल के जो यूज में उपयोग में लाए गए जो औजार होते थे ना, उसका आकार जो है ना छोटा हुआ करता था, ठीक है। और इन्हें जो है ना माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे या हंसिया या आरी जैसे औजार मिलते हैं, छोटे प्रकार के, जिसमें हड्डियों का, ठीक है, या फिर लकड़ियों के मुट्ठे होते थे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि कुछ और भी यहाँ पे फैक्ट है जो आपको ध्यान रखने वाली है, ठीक है। इसको आप स्टार्ट कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है, लगातार बनाता है कमीशन। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जैसे मध्यपाषाण काल 12 से लेकर के 10,000 वर्ष पहले। इसके साथ साथ कहा जाता है कि बसने की प्रक्रिया का आरंभ जो हुआ यहाँ पे वो 12,000 वर्ष पहले से हुआ। नवपाषाण काल का आरंभ जो है 10,000 वर्ष पहले हुआ था। और मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ जो है ना लगभग 8,000 वर्ष पहले हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब कहा जाता है नवपाषाण के बारे में बात किया जाता है दोस्तों, तो नवपाषाण काल के बारे में देखें तो कहा जाता है इसकी शुरुआत जो है ना लगभग 10,000 वर्ष पहले से होती है, ठीक है। अब देखिए यह भी हम बात करते हैं कि पूर्व पाषाण युग या पुरापाषाण काल के मानव की जीविका का जो मुख्य आधार था वो क्या था, शिकार था। और शिकार पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। हम कहते हैं कि इंटरटेनमेंट का साधन, तो शिकार करना आज भी बहुत सारे लोग शिकार करते हैं, ठीक है। आपने सुना ही होगा सलमान खान भी जो काला हिरन का शिकार किया उन्होंने, ठीक है। और फिर बिश्नोई परिवार जो है उनको देखना नहीं चाहता है, तो आए दिन जो है उन्हें
क्या मिलता है, धमकियां मिलती हैं। तो वो सारी चीजें हैं, वो हम एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं, इसका हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है, किसी प्रकार का किसी के ऊपर टिप्पणी करना। लेकिन जो है ना, जब ये कहा जाता है ना कि आदि मानव जो है मनोरंजन के रूप में क्या करते थे, शिकार करते थे, तो वो सारी चीजें वहां से मैंने कनेक्ट किया था। एज ए एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आग का आविष्कार जो है ना, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, वह पहिए का जो है ना नव पाषाण काल में हुआ है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूरा आग का आविष्कार कब हुआ, या फिर पहिए का आविष्कार कब हुआ था, किस काल में हुआ था। तो कई बार जो है ना आपसे ऐसे बेसिक प्रश्न जो है ना एनसीईआरटी जब पढ़ते हैं, 6 क्लास के अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वहां पर भी ये चीजें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अब तो न्यू एनसीईआरटी आ गई है, उसमें बहुत सारी चीजें अलग भी हो गया है, ठीक है। अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है 6 क्लास का, तो जाकर के पढ़िए, वहां पे आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में चीजें दी गई है। और यहाँ पर उसका जो है ना फैक्ट वो करेक्ट दिया गया है, जो आपके एग्जामिनेशन प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें दी गई है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों की पूरा पाषाणिक जो पूरा स्थल है, कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं, तो पूछ लेता है कि कई बार जो है ना कि राख का अवशेष जो है ना कहां से मिला है, किस गुफा से मिला है, तो कुरनूल, ठीक है ना। तो पूरा शासनिक पूरा स्थल जो है जहां से राख के अवशेष मिले हैं, वो जगह का नाम आपको पता होना चाहिए, कुरनूल गुफा, याद रखना है, कुरनूल गुफा याद रखना है, ठीक है ना। अब कहा जाता है दोस्तों कि मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति कब आई, तो नव पाषाण काल में हुई है, और उसने जो है ना सबसे पहले कुत्ता को जो है ना अपना पालतू जानवर पालतू बनाया है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया, और उसके द्वारा बनाए जाने वाला जो है ना प्रथम औजार क्या था, कुल्हाड़ी था, ठीक है। तो ये भी चीजें आपको ध्यान रखना है। और इसका जो है ना ये कहां से देखने को मिला है, तो अति रमकम से मिला है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना, ये दक्षिण भारत से मिला है। ऐसे नाम जो है ना साउथ इंडिया का होता है, ठीक है, दक्षिण भारत का होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। किस चीज का, पर प्रथम धातु मनुष्य द्वारा जो है यूज प्रयोग में लाने वाले प्रथम धातु कौन सा था, तो वो तांबा था, ठीक है ना। तांबा समझ रहे हैं ना, तांबा जिसका आज के डेट में आप देखते होंगे कि कुकर बनता है, ठीक है ना। बहुत सारे आपने देखा ही होगा कि कुकर जो है ना तांबा का ही बनता है, ठीक है। इसके साथ साथ बात किया जाता है कि उसके बनाए जाने वाले जो प्रथम औजार था वो क्या है, कुल्हाड़ी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि कृषि का आविष्कार लगभग 8000 वर्ष पूर्व नव पाषाण काल में हुआ था, और प्रागैतिहासिक जो अन्न उत्पादक स्थल उस कहां पे, तो मेहरगढ़, ठीक है। अन्न उत्पादक स्थल के नाम से प्रागैतिहासिक काल में जो है ना मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे अवस्थित है। यहाँ से जो है ना प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत अन्न उत्पादक स्थल था मेहरगढ़, याद रखना है, ठीक है ना। और यहाँ से जो कहा जाता है कि कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी, गेहूं थी पहली फसल, और जौ थी, ठीक है। लेकिन मानव द्वारा जो है सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो है वो कौन सा था, प्रयुक्त अनाज वो चावल था। तो आपको जो है ना अगर आप इस तरीके से क्रमशः दे दिया जाए ना, क्रमशः भी आप यूपीपीसीएस का जरा प्रश्न देखिएगा, ठीक है, जो अभी हाल ही में कंडक्ट हुआ था, संभवतः 12 सितंबर को हुआ था, 12 अक्टूबर को ये एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए थे। तो वहां पर जो है ना आप इसी तरीके से क्रम बना लिया गया, ठीक है, कि सारे 3 फैक्ट ले लिया गया और कूट बना दिया गया था, ठीक है, कि केवल 1 2, केवल 2 3, केवल जो है 1 3, इस तरीके से जो है ना कूट बना लेता है। तो फैक्ट का कूट बना करके आपसे पूछ लेगा कमीशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। और यूपीपीसीएस का अगर आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखेंगे तो लूसेंट बेस्ड ज्यादा होता है, ठीक है, लूसेंट बेस्ड ज्यादा होता है। इसलिए आपके पीसीएस एग्जामिनेशन कोई भी अगर कमीशन स्टेट पीसीएस कोई भी कमीशन ऐसा है जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रही है, तो लूसेंट के ऊपर डिपेंड रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास जो है ना क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत सारे फैक्ट हैं, ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत कम देंगे आपको, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको यहां से मिलेगा। इसके साथ साथ जब हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज जब हम पीवाईक्यू करेंगे, बीपीएससी से रिलेटेड बहुत सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं, चाहे हम बात करें सीसीई, ठीक है, इसके अलावा टीआरई, ठीक है, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे हम बिहार के अंतर्गत कांस्टेबल होता है, दरोगा होता है, बिहार एसएससी होता है, उस सभी एग्जामिनेशन के प्रश्न जो है ना हम डिस्कशन करेंगे। समय बहुत सारा है, ठीक है ना, लगभग आपके पास 90 दिनों का समय है। जनवरी 2026 में आपके प्रारंभिक परीक्षा, और मान के चलिए प्रारंभिक ही नहीं उसको बोलिए, वो लिखित परीक्षा होने वाला है एडीओ का, ठीक है। तो उसके लिए हम तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे क्या कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त जो अनाज था वो कौन सा था, चावल था, ठीक है। और कृषि का प्रथम उदाहरण जो है कहां से मिलता है, तो ये मेहरगढ़ से मिलता है। यहाँ पर स्टेटमेंट आप हाईलाइट करके रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बना सकता है कमीशन। और कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में का संबंध जो है ना चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। यानी चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है, याद रखना है, कहां से, तो कोल्डी हवा से। यानी अगर राज्य पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश से, ठीक है, जगह का नाम पूछा जाए तो कोल्डी हवा, ठीक है, याद रखना। और कृषि का प्रथम जो उदाहरण है वो कहां से मिलता है, मेहरगढ़, जो कि बोलन नदी के किनारे है, बलूचिस्तान के पास, ठीक है ना, पश्चिमी बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान कहां पे है, तो वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो ये पाकिस्तान, यहीं से तो जो आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान का जो है एक नया जो है, हम हाल ही में आपने देखा होगा कि जब भारत और पाकिस्तान जब आमने सामने हुआ था अभी मई में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बलूचिस्तान भी भारत का सपोर्ट के लिए उधर से जो है ना, क्योंकि वो भी आजादी चाहता है, तो वो चीजें जो है ना मेहरगढ़ उस समय जो है ना भारत पूरा जो है
था उसका ही एक पार्ट था वो, ठीक है। तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। बोलन नदी के किनारे अवस्थित है मेहरगढ़, वहां से जो है ना कृषि का प्रथम उदाहरण मिलता है। और कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश का संबंध जो है ना चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि मेहरगढ़ से ही प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। और मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है, ये भी साक्ष्य मिला है, ठीक है। तो इसे आप कह सकते हैं ना कि बकरी जो है ना एक पालतू जानवर हुआ करता होगा, ठीक है, पालतू जानवर हुआ करता होगा, इसीलिए जो है ना दफनाया गया होगा। खुद सोचिए, कुत्ता तो था ही, ठीक है, लेकिन बकरी भी होगा, तभी तो यहाँ पे दफनाया गया ना। अगर मान के चलिए अगर वो पालतू नहीं होता तो उसको फेंक दिया जाता जंगल ऐसे ही, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मेहरगढ़ से कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं, प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जो हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार अष्टफिक यानी पत्थर के बने थे। और भूगर्भ वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज किया। और पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई है। तो ये भी चीजें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये वैज्ञानिक का नाम आपको याद रखना है, रॉबर्ट ब्रूस फुट, ठीक है ना, रॉबर्ट ब्रूस फुट याद रखना है, जो भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश जो औजार थे, ठीक है ना, जो पत्थर के बने हुए थे, इनके द्वारा जो है ना ये ऐसे पहले व्यक्ति बने जिन्होंने जो है ना 1863 में भारत के पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज किया। और पल्लावरम नामक स्थान पर यानी दक्षिण भारत का एक जगह पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी, ठीक है। कहा जाता है दोस्तों कि भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम जो है ना कब मिलता है, तो जानकारी मिलता है 1867 ईस्वी में। किनके द्वारा, तो CL कराइकल, कराइल, ठीक है ना, कराइकल नहीं है, CL कराइल है, ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण की खोज ये निकाले थे। और भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। तो ये भी चीज आपको मध्य पाषाण काल के बारे में आपको थोड़ा फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अब कहा जाता है कि भारत में नवपाषाणकालीन जो सभ्यता था उसका प्रारंभ जो है ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ है। और भारत का सबसे प्राचीन जो नगर है वो कौन सा है, मोहनजोदड़ो था, जो सिंधी भाषा में जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अगर हम बात करें कि इसको जो है अर्थ निकालते हैं तो क्या बोला जाता है, इसको तो मृतकों का टीला कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना, मृतकों का टीला कहा जाता है। अब हम बात करते हैं, कहा जाता है कि असम का श्वेत भ्रू गिवन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र जो है ना मानव कफी है, ठीक है ना, याद रखना है। और इनाम गांव ताम्रपाषाण युग का चालकोलिथिक युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध किससे है, रिलेशन जो है जोरवे संस्कृति से है, ठीक है। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। भारत के कौन सी पहाड़ी, अब देखिए शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का हमें प्रमाण मिला है। और वर्ष 1867-68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज कौन किया है, तो देखिए आर्कीवोल्ड कर्राइल, ठीक है ना, आर्कीवोल्ड कर्राइल ने की थी क्या, कि भारत में शैल चित्रों की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो पहली बार की बात किया जा रहा है, पहली बार कब, वर्ष 1867-68 में आर्कीवोल्ड कर्राइल ने किया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं भीमबेटका के बारे में कि भीमबेटका जो गुफा है वो पूरा पाषाणिक आवासीय पुरास्थल है, ठीक है, रेसिडेंशियल जो है ना ये था, ठीक है ना, तो आवासीय पुरास्थल है भीमबेटका। यदि यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रियों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों का पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। और यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह अब्दुल्लागंज शहर के पास राकापानी वन्य जीव अभयारण्य के अंदर स्थित है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ये चीजें पता होना चाहिए, जो कि विंध्य श्रेणी की दक्षिण किनारे में स्थित है। इसकी खोज कहा जाता है ना कि 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा की गई थी। और भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया है। और इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे कि भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण जो है कहां से मिला है, तो नर्मदा घाटी से में मिला है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत में जो है ना मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहां से मिला है, तो नर्मदा घाटी में मिला है। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है कि भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विविधीकरण किया था, ठीक है। तो ये भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी थे रिजले, ठीक है, याद रखना ये प्रथम व्यक्ति थे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखने वाला। तो हम यहाँ पर जो है ना ये चीजें हम देख लेते हैं। कुछ चीजें और भी आपको ध्यान रखना है, जैसे हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे फैक्ट का जहां पे से जो है ना प्रश्न पूछे जाने की ज्यादा से ज्यादा संभावना रहता है। जैसे हम बात करते हैं, हम एक हेडलाइन दे रहे हैं, ठीक है, जहां पे हम बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ा पेन, ठीक है।
हम बात कर रहे हैं कि ताम्र पाषाण कालीन जो है, ताम्र पाषाण कालीन जो है संस्कृतियां हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपको रखना है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि इस काल की जो प्रमुख संस्कृतियां थी, जैसे हमने बात किया था आपसे कि देखिए सबसे पहला कि बनास। बनास अब जो है ना, इसको हम बात कर सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, आहाड़ भी बोल सकते हैं। ठीक है, आहाड़ संस्कृति, ये कहाँ की प्रचलित संस्कृति है, तो आप कह सकते हैं कि सर ये जो है ना राजस्थान की जो है ना प्रचलित संस्कृति है। अब यहां से जो है इसकी कुछ प्रमुख पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, क्या सबसे पहला पॉइंट रहेगा कि यहाँ की जो है ना प्रमुख स्थल जो है, ठीक है ना, प्रमुख स्थल बनास या आहाड़ संस्कृति, राजस्थान का प्रमुख स्थल की अगर हम बात करें तो प्रमुख स्थल बताइए क्या है, तो आहाड़ है, इसके साथ साथ बालाथल है, इसके अलावा एक और याद रखना है गिलूंद है, गिलूंद। ठीक है, अब यहां पे एक फैक्ट और यहां से निकल करके आता है गिलूंद से। ठीक है ना, गिलूंद से जो है ना, आप याद रखिएगा कि एक फैक्ट है कि यहां से पक्की ईंटों का जो है ना साक्ष्य मिला है, पक्की ईंटों का साक्ष्य यहां से हमें मिला है। कहां से, तो गिलूंद से मिला है, इसको आप स्टार लगा लीजिए। ठीक है, यहां से प्रश्न बनता है हमेशा। ठीक है, तो ये हमें बनास आहाड़ संस्कृति राजस्थान की संस्कृति है, यहाँ जो प्रमुख स्थल है इससे संबंधित, जैसे आहाड़, बालाथल या गिलूंद। ठीक है, तो यहां से गिलूंद से जो है ना पक्की ईंटों का साक्ष्य मिला है। दोस्तों हम बात करते हैं इससे रिलेटेड जो है दूसरा फैक्ट, कहा जाता है कि आहाड़ को क्या कहा जाता है, आहाड़ को याद रखना है क्या कि आहाड़ को ताम्रवती कहा जाता है, ताम्रवती कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां जो है ना, कहां, क्योंकि यहां बड़े पैमाने पर तांबा मिलता है। कहां पे, आहाड़ में। ठीक है ना, यहां पे बड़े पैमाने पे क्या मिलता है, हमें तांबा मिलता है। और हमने बताया आपको कि तांबा का ही जो है ना सबसे पहला जो धातु मिलता है, क्या मिलता है हमें, तो ये मिलता है तांबा। ठीक है ना, तांबा मिलता है, तो यहाँ पे बड़े पैमाने पर तांबा मिलता था। और इस संस्कृति का जो कालक्रम था ना, वो क्या था, तो ये था 2100 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो आहाड़ के जो लोग थे, आहाड़ के लोग पत्थर से बने घरों में रहते थे। याद रखना है यहाँ पे कि पत्थर के बने घरों में रहते थे। कुछ पॉइंट और ध्यान रखना है, और हमने आपसे बताया ही कि ये पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड। ठीक है, और यहां से तांबे को बनी जो है ना, यहां से हमने बताया था, पहले भी बताया था कि यहां से तांबे की बनी कुल्हाड़ियां तो मिलती हैं, और यहां से क्या मिलता है, यहां से मिलता है एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा, एक फैक्ट मिलता है यहां से चूड़ियां मिल जाएगा, यहीं से आपको जो है ना चादरें मिल जाएंगी। तो ये जो फैक्ट है ना, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसको आप VVI लगा लीजिए, चूड़ियां और चादरें भी मिलता है, यहाँ से पक्की ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं, गिलूंद से मिलता है, यहाँ के लोग जो हैं पत्थर के बने घरों में रहते थे, और यहाँ जो है तांबा का जो है प्रॉपर जो है मिश्र धातु, जो पहला प्रथम जो मिश्र धातु था, वो धातु था मिला था हमें, क्या तांबा मिला था। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और इस आहाड़ को किस नाम से जाना जाता है, तो ताम्रवती के नाम से भी जानते थे, क्योंकि यहाँ पे बड़े पैमाने पर क्या मिलता था, तो तांबा मिलता था। तो हमें जो है कि ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियों में पहला हमने बात किया जगह का नाम बनास आहाड़ संस्कृति के बारे में बात किया। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी संस्कृति के बारे में। ठीक है, और ये जो है संस्कृति क्या रहेगा, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है कायथा संस्कृति। अब कायथा संस्कृति के बारे में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो देखिए कायथा संस्कृति क्या है, ये कहाँ की संस्कृति है, बताइए। कायथा संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कायथा संस्कृति कहाँ की संस्कृति, तो ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश की संस्कृति। और इससे रिलेटेड जो प्रमुख स्थल जो थे, बताइए प्रमुख स्थल जो थे, इसका नाम आपको बताना है। तो ये था कायथा और एरन। कायथा और एरन। अब कहा जाता है ना कि जो कायथा है ना, कायथा के बारे में हम देख लेते हैं कि कायथा से जो है ना मृदभांड पर प्राक हड़प्पन उत्तर संस्कृति का प्रभाव दिखाई पड़ता है। कहां पे, तो कायथा के मृदभांडों मतलब क्या होता है, मिट्टी का बर्तन। ठीक है ना, तो मृदभांडों पर जो है ना, मृदभांडों पर क्या मिलता है, किस चीज का, तो प्राक हड़प्पन और इसके साथ साथ हड़प्पन
उत्तर संस्कृति की क्या मिलती है, प्रभाव यहां से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहां से जो है ना एस्टेटाइट, और यहीं से जो है इसी संस्कृति से बात कर रहे हैं, यहीं से जो है याद रखिएगा एस्टेटाइट, एस्टेटाइट हो गया, और इसके साथ साथ और कॉर्नेलियन, कॉर्नेलियन, ठीक है ना, कॉर्नेलियन जैसी कीमती पत्थरे जो हैं, पत्थरे जो हैं, पत्थरे यहां से मिलता है, जो क्या बनाने में, किस चीज को बनाने में मदद करता है। ठीक है, पत्थरों के जो है ना इसके माध्यम से कहा जाता है हार बनाया जाता था, तो यहां से हार प्राप्त होते हैं। ठीक है, और एरन अभिलेख, एरन के बारे में बात करें तो एरन अभिलेख से जो है कहा जाता है कि सती प्रथा के प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य यहां से मिलता है। किस चीज का, तो सती प्रथा, सती प्रथा के प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य यहां से मिलता है। कहां से, तो एरन से मिलता है। दोस्तों ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो है ना ताम्रपाषाण कालीन में जो है ना संस्कृतियों में हमने दो चीज हमने देख लिया। तीसरा हम चलते हैं, तीसरा जो संस्कृति है वो हम बात करते हैं, इसका नाम क्या है, तीसरी संस्कृति है मालवा संस्कृति। अब मालवा संस्कृति के बारे में हम देख लेते हैं, मालवा किस क्षेत्र से है बताइए, मालवा के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरी संस्कृति है मालवा, ठीक है ना, मालवा, मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति के स्तर पर हम बात करें कि प्रमुख जो स्थल है इसके बारे में बताइए कि प्रमुख स्थल कौन कौन सा है। तो ये प्रमुख स्थल होगा काइथा, एरन और नवदा टोली, नवदा टोली, काइथा, एरन और नवदा टोली है। ठीक है, अब देखिए कहा जाता है ना कि जो मालवा जो है ना मृद भांड, मालवा मृद भांड अपनी उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है। मालवा मृद भांड, यहाँ की जो है ना मृद भांड की बात किया जाता है, जो मृद भांड यानी मिट्टी से बने बर्तन, मिट्टी से बने जो बर्तन थे इसकी उत्कृष्टता के लिए ये जाना जाता था, उत्कृष्टता के लिए ये क्या था, ये प्रसिद्ध था। समझ में आया। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं यहाँ पे नवदा टोली, नवदा टोली के बारे में बात करें तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि नवदा टोली से दोस्तों एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से कृषि फसलों के साक्ष्य मिले हैं। कहां से, तो नवदा टोली से कृषि फसलों का, फसलों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये आपको फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं संस्कृति के बारे में। ठीक है, इसके साथ साथ जो चौथा हमारा जो टॉपिक है संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं वो टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि बात करते हैं जोरवा संस्कृति, जोरवे संस्कृति। ठीक है, जोरवे संस्कृति, ये संस्कृति जो है इसकी महाराष्ट्र की संस्कृति था। ठीक है ना, चौथा जो संस्कृति है जोरवे, याद रखिएगा महाराष्ट्र। अब जोरवे संस्कृति के बारे में कहा जाता है कि इसकी जो प्रमुख स्थल था, बताइए प्रमुख स्थल, इससे संबंधित जो स्थल है वो जगह का नाम आपको याद होना चाहिए, जोरवे, नेवासा, इसके साथ साथ दैमाबाद, इसके अलावा इनाम गांव। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इससे रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट हैं। कहा जाता है जो दैमाबाद है ना, दैमाबाद के बारे में बात करें तो दैमाबाद से जो है भारी मात्रा में कांसे की वस्तु मिली है। ठीक है, तो दैमाबाद से क्या मिला है, दैमाबाद से क्या मिला है, तो भारी मात्रा में क्या मिला है, कांसे की वस्तु मिली है, वस्तुएं मिली है। ठीक है, इसके साथ साथ कहा जाता है यह हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव भी यहाँ पे दिखलाता है। ठीक है, इसके साथ साथ यहां से क्या मिलता है, दैमाबाद से मिलता है गैंडा, गैंडा, हाथी, भैंसा, इसके साथ साथ रथ चलाते हुए, याद रख लीजिएगा, रथ चलाते हुए मनुष्य की आकृति मिली है, मनुष्य की, रथ चलाते हुए मनुष्य की क्या मिली है, आकृति मिली है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना, कहां से मिला है ये सारी चीजें, साक्ष्य कहां से मिला, कांसे की वस्तुएं। ठीक है, भारी मात्रा में यहाँ पे वस्तुएं मिलती थी, तो गैंडा, हाथी, भैंसा, रथ चलाते हुए मनुष्य की आकृति का साक्ष्य कहां से मिला है, तो आप याद रखिएगा ये सारी आकृति जो ये साक्ष्य मिले हैं ये दैमाबाद से मिला है। ठीक है ना, इसके अलावा दैमाबाद के साथ साथ हम बात करें तो देखिए दैमाबाद की बात करें तो कौन सा है, इनाम गांव, इनाम गांव के बारे में बात कर लेते हैं, इनाम गांव। अब इनाम गांव के बारे में बात करते हैं दोस्तों तो कहा जाता है ना कि यहां से जो ना ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती यहां पर थी, यह जो ना इनाम गांव, क्योंकि गांव लिखा हुआ है ना तो ये ताम्रपाषाण काल या युग कह सकते हैं, युग की एक बड़ी बस्ती
हुआ करता था यह, ठीक है। और यह बस्ती किला बंद और खाई से घिरी हुई थी। याद रखिएगा, ये जो आप बस्ती देख रहे हैं इनाम गांव, यहां पे ये जो है ना क्या था, तो इसके बारे में आपको एक फैक्ट और याद रखना है। ये जो बस्ती था ये किला बंद और क्या था, खाई से घिरी हुई थी, ठीक है। इसके बारे में आपको दो पॉइंट आपको याद रखना है। अब बात किया जाता है कि 1200 ईसा पूर्व के लगभग ताम्रपाषाणी संस्कृति का लोप हो गया, केवल जोरवे संस्कृति 700 ईसा पूर्व तक जीवित रहा है। कौन सी संस्कृति, तो जोरवे की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो जोरवे संस्कृति है ये 700 ईसा पूर्व तक जो है जीवित रहा है। और ताम्रपाषाण संस्कृति के विलुप्त होने के कारण बहुत कम वर्षा या सूखा था। कारण क्या था, इस ताम्रपाषाण संस्कृति का विलुप्त होने का कारण क्या था, तो वो था उस समय जो बहुत कम वर्षा हुआ था और सूखा पड़ा था, ये एक कारण बना था। जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव पर्यावरणीय जो है परिणाम जो थे उसमें भी दिखे थे, इसके कारण में जोरवे संस्कृति का जो है ना क्या हो गया, वो विलुप्त हो गया। तो आज के समय में भी जो चीजें चल रही हैं, आपने देखा होगा कि आपने दीपावली के दौरान जो है बहुत सारे फटाके आपने चलाए होंगे, ठीक है। तो आज के डेट में दिल्ली में कहा जा रहा है ना कि क्या किया जाएगा, कृत्रिम बारिश की कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, कृत्रिम बारिश कराने की बात की गई है। डेट भी अनाउंस कर दिया गया है दोस्तों कि हम 29 अक्टूबर को क्या करेंगे, यहाँ पे दिल्ली में क्या करेंगे, कृत्रिम बारिश होने की संभावना है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो है ना आपको पता होना चाहिए था। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो डेटा वो आपको याद रखना चाहिए, जो साक्ष्य है वो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, जहां से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी नाम से भी जानते हैं। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन जब हम पढ़ते हैं ना, सिंधु घाटी सभ्यता जब हम पढ़ते हैं, तो इसके पढ़ने के क्रम में जो है हमें कुछ चीजों का ध्यान में रखना होता है। जैसे आप लूसेंट देख रहे हैं, जैसे आपके सामने ये जो टॉपिक है, थर्ड टॉपिक हमारा लूसेंट का ही है, ठीक है। लेकिन जब आप लूसेंट में देखेंगे तो तथ्यात्मक चीजें आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी का भी जो है सारी चीजें दी गई है। लेकिन जो है ना जब हम इसकी भूमिका के बारे में बात करें, ठीक है ना, इसकी जो है कि प्रॉपर एक पृष्ठभूमि जब तैयार करें सिंधु घाटी सभ्यता का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो कहा जाता है ना कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना बरसों पुरानी जो है ना ये सभ्यता थी, और ये 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक जो है ना एक गुमनाम सभ्यता के रूप में जाना जाता था। ये यानी अगर हम बात करें इसके बारे में, तो लोग इस सभ्यता के बारे में से जो है ना अपरिचित थे, यानी इनको किसी को भी नहीं पता था कि इस प्रकार की भी सभ्यता है, ठीक है। लेकिन विद्वानों की धारणा थी कि जो सिकंदर जब आया था, सिकंदर का जब आक्रमण हुआ कब, तो 326 ईसा पूर्व में जब हुआ, उसके पहले जो है ना भारत में कोई भी सभ्यता नहीं थी, ठीक है। इसके बाद जो है 20वीं सदी के तृतीय दशक में जब हम आते हैं, तो दो पुरातत्व मतलब कि मान के चलिए कि जो पुरातत्व शास्त्री हैं, ठीक है, उनका नाम मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। उनका नाम क्या था, पहला देखिए, पहला कौन थे, तो दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। और दूसरा कौन थे, तो राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी। ये जो दो लोग जो थे, इन्होंने जो है ना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यानी दयाराम साहनी जो है वो हड़प्पा और राखलदास बनर्जी जो है ये मोहनजोदड़ो, समझे। तो ये अलग अलग जो है ना इतिहासकार इनको बोलिए या पुरातत्व शास्त्री बोलिए, इन दोनों ने क्या किया कि इन जो स्थल है, प्राचीन जो स्थल से जो है ना पूरा वस्तु प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया कि सिकंदर के आक्रमण से पहले भी जो है ना एक सभ्यता थी जो अपने समकालीन सभ्यताओं में सबसे विकसित थी, ठीक है। तो प्रश्न यहां से बनता है कि हड़प्पा का जो है खोज किन्होंने किया था, किसने किया था, या फिर मोहनजोदड़ो का जो है ना खोज किसने किया था, ठीक है। तो ये दो फैक्ट आपके लिए यहीं पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है जैसे समय बीतता गया, तो सर जॉन मार्शल का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। उन्होंने जो है ना माधव स्वरूप वत्स का भी नाम आपने सुना होगा, के.एन. दीक्षित का नाम सुना होगा। ये सारे लोग जो है ना कहीं बड़े विद्वान हैं ये लोग, ठीक है। जैसे अर्नेस्ट मैके हैं और ऑरेल स्टेइन हैं, ठीक है, अमलानंद घोष हैं, जेपी जोशी हैं। इन सारे विद्वानों जो है ना उत्खनन किए, और उत्खनन के दौरान जो है ना महत्वपूर्ण सामग्रियां उन्होंने जो है वहां से प्राप्त किया, और उत्खनन के दौरान जो है ना जो अवशेष प्राप्त हुए वहां से, उसके आधार पर इस पूरी सभ्यता का, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो है ना इस प्रॉपर जो है नाम रखा गया, क्या, हड़प्पा सभ्यता भी इसको हम कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो पृष्ठभूमि है वो इस तरीके से तैयार होता है। अब नामकरण की बात किया जाता है दोस्तों कि नामकरण कैसे हुआ। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र है, ठीक है, वो अत्यंत जो है ना व्यापक था, और आरंभ में अगर हम बात करें तो आरंभ में जो है हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस सभ्यता के जो है ना प्रमाण जो है ना मिले हैं, और इसके माध्यम से विद्वान ने इस सिंधु घाटी सभ्यता का जो है ना नाम दिया है, क्योंकि इस क्षेत्र, यह जो क्षेत्र है ये किस क्षेत्र से, कहां से गुजरते हैं, तो इसका नाम जो पड़ा है आपने सुना होगा
अगर हम सिंधु की बात करते हैं तो सिंधु और उसकी जो सहायक नदी है, और सहायक नदी, समझे, सहायक नदी जो है, ठीक है, इन नदियों के क्षेत्र में आते हैं। और बाद में जो है ना, यहां पर आप देखेंगे कि रोपड़, हम सारे स्थलों के बारे में बात करेंगे, रोपड़ के बारे में बात करेंगे, लोथल के बारे में बात करेंगे, समझे। इसके अलावा कालीबंगा के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्लेसेस हैं यहाँ का, ठीक है, कि यहाँ से लगातार कमीशन प्रश्न पूछता है। बनावली से बात करेंगे, बनावली के बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा रंगपुर, ठीक है, ये सारे भी जो जितने भी जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र इस सभ्यता के अवशेष, इस सभ्यता का जो है ना अवशेष यहाँ से मिला है, जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बीच के क्षेत्र से क्या थे, बाहर थे। इसलिए कहा जाता है, इसलिए इतिहासकारों ने भी कहा है कि इस सभ्यता का जो प्रमुख केंद्र जो था ना, वो हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को जो है ना हड़प्पा की सभ्यता नाम देना जो है ना उचित है, बजाय आप सिंधु घाटी सभ्यता कह रहे हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है, हम उन चीजों को भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इतिहास है, उसके बारे में जो चीजें लिखी गई है वही इतिहास है अपने आप में, समझ रहे हैं बात। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ हम जो है ना, देखिए सबसे पहले तो दो, यहाँ पे आपको 3 से 4 फैक्ट आपको मिल गया कि हड़प्पा का खोज किसने किया, तो दयाराम साहनी ने। राखलदास बनर्जी जिन्होंने जो है, इन्होंने किसका, तो मोहनजोदड़ो का खोज किया है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है, जो सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हम कहते हैं, उसका जो है निर्माण की जो बात करें तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों से बात किया जाता है। लेकिन वहां पर और भी स्थल देखने को मिलेगा, जैसे रोपड़ देखने को मिलेगा, लोथल, कालीबंगा, बनावली, रंगपुर, ठीक है। तो ऐसे स्थल जो है ना आपको देखने को मिलता है। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता के जगह पे हम बात करें तो इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से पुकारना और जो है ना उचित समझा जा सकता है, ठीक है। तो अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार कैसा था, समझे। तो ओवरऑल जो है ना, इन चीजों को आपको थोड़ा सा समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ पर जो है ना सारी चीजें फैक्चुअल दिया गया है। फैक्चुअल चीजें अगर हम शुरू कर लेते हैं कि फैक्चुअल एक एक करके बताते चले जाएं, तो आपको लगेगा कि ये कहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट हुआ और कहाँ खत्म हुआ, समझ में नहीं आया और ये टॉपिक भी फिनिश हो गया। तो लुसेंट का भी एक दायरा है, उस दायरे में रह करके अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे एग्जामिनेशन आपसे इससे छूट जाएगा। लेकिन जिस अप्रोच के साथ मैं आपको एक बैकग्राउंड तैयार करते हुए लेकर चलूंगा, उससे आपका जो है ना किसी भी एग्जामिनेशन का आप जो है ना पृष्ठभूमि तैयार करके आप आगे बढ़ सकते हैं और वहां से प्रश्न आपके सही हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार था वो हम देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, लिख रहे हैं, लिख लीजिएगा, अगर आप बनाना चाहें स्ट्रक्चर तो बना लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक विस्तार ये आपका, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जो है ना हम यहां पर देखेंगे क्या, यहां पर हम देख लेते हैं कि बीच में जो है ना आप लिखिए सैंधव सभ्यता, इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बनाइए। फिर हम इस तरीके से आपको एरो खींच लेना है। अब देखिए, अब यहां पर जो है ना ये क्या है, यहाँ पे नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। अब देखिए अगर हम नॉर्थ में जाते हैं, सैंधव सभ्यता जो है ना, इसके जो है ना हम नॉर्थ में जाते हैं तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको, मांडा, लिख लेना है आपको मांडा, ठीक है। और ये जो मांडा जो है ना इसे हम जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये जो है ना उत्तरी सीमा है, समझ रहे हैं, सैंधव सभ्यता का जो है ना ये उत्तरी सीमा किसको कहते हैं, तो मांडा को कहते हैं, ठीक है। जब हम यहां से मूव कर रहे हैं कहां, क्लॉकवाइज घूमिएगा पूर्व की तरफ, तो यहां पर आपको देखने को कौन सा जगह मिलेगा, तो आलमगीरपुर। अब आलमगीरपुर के बारे में हम देखें तो ये जो है कहां पे आएगा, ये उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि पूर्वी सीमा है। अब यहां से मूव करेंगे क्लॉकवाइज तो यहां पे दैमाबाद देखने को मिलेगा। दैमाबाद कहां पर है बताइए, महाराष्ट्र में है, ठीक है। और ये क्या है, दक्षिणी सीमा है। और फिर यहां से मूव करेंगे तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, तो यहां पे मिलेगा दोस्तों सुतकागिन-डोर, ठीक है। ये कहां पे है, ये है आपका बलूचिस्तान में, समझे, पश्चिमी ये सीमा है। तो फिर यहां से इस तरीके से आपको क्लॉकवाइज घूमना है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, फिर वेस्ट, ठीक है। तो एक एक जगह का नाम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मांडा हो, आलमगीरपुर हो, दैमाबाद हो या फिर सुतकागिन-डोर हो, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, इसको हम कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को हम क्या कहते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। जिसका उद्भव जो है ना ताम्रपाषाण काल में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था। देखिए पश्चिमी क्षेत्र कहां पर है, देखिए ये जो है ना पश्चिमी सीमा यही है,
समझ रहे हैं ना। तो पश्चिमी सीमा ये है। तो यहां पर जो है क्या क्या हमने बताया कि कांस्ययुगीन सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना, कांस्ययुगीन सभ्यता थी जिसका उद्भव जो है ना ताम्रपाषाण काल में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था। तो यहीं पर जो है ना इसी क्षेत्र में क्या हुआ देखने को मिलेगा आपको सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, और कहा जाता है इसका विस्तार भारत के अलावा कहां पर था, तो पाकिस्तान में भी था, ठीक है, अफगानिस्तान में भी था। ठीक है, तो अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में आपको देखने को मिल सकता है। फिर कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार है ये भी हम देखते हैं कि उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर हमने आपको बताया। ठीक है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, ठीक है, और फिर पश्चिम में सुतका गेंडोर है। ठीक है, तो ये चीज आपको एक चीज ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए, अब कहा जाता है ना कि जो उत्तर से दक्षिण, उत्तर से देखिए, उत्तर से जो दक्षिण की बात किया जाता है कि ये उत्तर है, ठीक है, और ये दक्षिण है। उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक जो है ना विस्तार क्या है, ये विस्तार के बारे में कई बार आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण तक, तो ये कितने किलोमीटर है बताइए, तो 1100 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कि पूर्व से पश्चिम तक का जो विस्तार है वो कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो ये है दोस्तों 1600 किलोमीटर तक। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपसे यहां से बन जाता है, ध्यान रखने वाला फैक्ट है ये। ठीक है, और अभी तक उत्खनन और अनुसंधान द्वारा जो है ना करीब 2800 स्थल यहां से जो है ना क्या हुए हैं, प्राप्त हो चुके हैं। इसके बारे में हमें जानकारी मिल चुका है, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए थी। ठीक है, अब हम कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना ये किस स्वरूप में था, इसका आकार किस प्रकार का था दोस्तों। तो प्रश्न यहां से बनता है किस प्रकार का था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था ना, आकार की हम बात कर रहे हैं, तो इसे हम कह सकते हैं त्रिभुजाकार स्वरूप लिए हुए था। ठीक है, त्रिभुजाकार स्वरूप में था। ये आपको क्या करना है, याद रखना है, यहां से भी प्रश्न बनने की संभावना है। और जिसका क्षेत्रफल जो था, देखिए आकार तो हम देख लिए कि कितना था दोस्तों, कैसा था, त्रिभुजाकार था इसका, लेकिन इसका जो क्षेत्रफल था वो क्षेत्रफल कितना था, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल बताइए क्या था क्षेत्रफल, तो ये था आपका लगभग, देखिए जब हमने लगभग बोल दिया तो अलग अलग अगर आप किताबें पढ़ेंगे तो वहां पर अलग अलग आपको डेटा मिलेगा, थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा कम भी। तो लगभग जो है ना 13 लाख वर्ग किलोमीटर, समझे। तो ये भी फैक्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। समझ में आया बात। ठीक है, तो इतनी चीजें हमें एक बैकग्राउंड के तौर पर हमें जानकारी होनी चाहिए थी। इसके अलावा भी मैं आपसे बात कर लेता हूं, थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो भी आप देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, फिर हम लूसेंट के ऊपर चलते हैं। अब कहा जाता है ना कि सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन जो है ना 1826 में सिंधु सैंधव सभ्यता का जो है ना पता लगाया था। किसका पता लगाया दोस्तों, तो सैंधव सभ्यता का पता लगाया। यह भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, समझे। सैंधव सभ्यता का पता लगाया जिसका इसका जो है ना इसका सर्वप्रथम वर्णन जो है ना, सर्वप्रथम वर्णन लिख लीजिएगा। सर्वप्रथम जो वर्णन है, सर्वप्रथम वर्णन इनके द्वारा कब किया गया बताइए, तो इनके द्वारा जो है ना 1842 में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। ठीक है, उसमें उन्होंने जो है ना इनके द्वारा 1842 में प्रकाशित जो पुस्तक है उसमें अपनी पुस्तक में इन्होंने जो है ना क्या किया था, अपने पुस्तक में इसकी जानकारी दी। तो देखिए इनका जो पुस्तक जो है ना वो पुस्तक आपको याद रखना है। पुस्तक उन्होंने अपना जो पुस्तक का नाम दिया था वो क्या था, वो पुस्तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे प्रश्न पूछ सकता है कमीशन, तो याद रखना है। इंग्लिश में लिखता हूं, नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड द पंजाब। तो ये पुस्तक जो है ना किनका है, ये प्रश्न पूछ सकता है ये पुस्तक किनका है, तो ये पुस्तक जो है ना चार्ल्स मैसन का है, जिसमें सर्वप्रथम जो है ना सैंधव सभ्यता का जो है वर्णन 1942 में किया था। समझ रहे बात। लेकिन पता लगाया था कब, 1826 में लगाया और 1842 में, हमने 1942 बोल दिया, 1842 में जो है ना
इन्होंने अपनी पुस्तक जो निकाला, प्रकाशित किया, उसका नाम आपको याद रखना है। ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीजों को समझने के लिए, प्रूफ करने के लिए, कि नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड द पंजाब। ठीक है, तो ये पुस्तक का नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इस कारण जो है ना, किसके बारे में, तो चार्ल्स मेसन, यहां से प्रश्न बनता है चार्ल्स मेसन। इसके बाद मैं बात करूं आपसे, तो इसके बाद कहा जाता है कि वो 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो तत्कालीन जो अध्यक्ष थे, ठीक है, लिख देता हूं, 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो उस समय के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे बताइए? वो थे दोस्तों, अध्यक्ष तो थे वो सर जॉन मार्शल थे। सर जॉन मार्शल, याद रखना है ये नाम, ठीक है ना। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो है ना, क्या बना, एक पुरातत्वविद थे। कौन? पुरातत्वविद, जिनका नाम था, ये नाम था दयाराम साहनी। समझ रहे बात? ठीक है, इन्होंने जो है ना, दयाराम साहनी जी ने क्या किया कि इसका उत्खनन किया, और इसके प्रमुख नगर, इसका जो प्रमुख नगर था वो कौन सा? हड़प्पा। इसकी क्या क्या कर दिया इन्होंने, इसका पता लगाया। तो सर्वप्रथम जो है ना, कहा जाता है कि सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज के कारण जो है ना, इसका नाम जो है, इस सभ्यता का नाम जो है हड़प्पा सभ्यता रखा गया। तो समझिए, क्रम समझिए कि कहां से चीजें शुरू हुआ। और दयाराम साहनी जी के द्वारा जो है ना, हड़प्पा का जो है ना, इसलिए कहा जाता है कि हड़प्पा का जो है खोज अब 1921 में, देखिए 1921 में ये चीजें की जा रही है। 1921 में प्रश्न बनता है यहां से कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया, तो ये तो प्रश्न बनता है दयाराम साहनी। कब किया? 1921 में किया। ठीक है, जब इन्होंने किया था तो ये जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। प्रश्न तो इसी तरीके से बनेंगे आपके, समझ रहे हैं? तो प्रश्न बनाने का जो तरीका है अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहीं पर अगर हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि भैया जो हमने 1921 में काम कर लिया, तो आगे चल करके सर जॉन मार्शल जो ही इन्होंने जो है ना फिर से काम किया। ठीक है, और इन्हीं के दिशा निर्देश में जो है ना, राखलदास बनर्जी द्वारा जो है ना, राखलदास बनर्जी द्वारा क्या किया गया? सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है, कौन सा हमने शुरुआत में बताया था आपको, मोहनजोदड़ो की खोज जो है ना कब कर दिया इन्होंने? तो इसका खोज जो है ना दोस्तों 1922 में इन्होंने कर दिया। तो क्रम आपको याद होना चाहिए। कई बार जो है ना आपका कालानुक्रम पूछता है कमीशन कि सबसे पहले किसने किस क्रम में खोजा गया, किनके द्वारा खोजा गया, तो ये क्रम आपको पता होना चाहिए। समझ रहे बात? ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। अब कहा जाता है कि ये तो खोज हो गया, समझ रहे ना, 1922 में इसका खोज कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं, यहां से निकलते हैं, तब हम देखते हैं कि जो रेडियो कार्बन जो होता है, ठीक है, 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के कारण, मतलब तकनीक आ गई, तकनीक के माध्यम से चीजें होने लगी। ठीक है, धीरे धीरे तो साक्ष्य तो मिलते गए, चीजें मिलता गया, बताते गए, अलग अलग जो पुरातत्वविद जो थे, इतिहासकार थे, उन्होंने ये सारी चीजों का खोज करने लगे। ठीक है, तब अब कहा जाता है ना कि जो नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा जो है ना हड़प्पा सभ्यता का काल जो है ना, काल निर्धारण किया गया, और काल निर्धारण जब किया गया तो कब माना जाता है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तब हम अब लुसेंट के ऊपर चलते हैं। लुसेंट में एक एक करके इन सारे फैक्ट को ध्यान में रख करके आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब देखिए यहाँ पर हमने जो चीजें एक बैकग्राउंड तैयार किया, अब उसी के आधार पर आप देखेंगे तो आगे चलकर के आपको बहुत सारे फैक्ट जो है ना, रिपीटेशन भी आपको देखने को मिलेगा जो हमने बात किया था। अब यहाँ पे कहा जाता है ना कि रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन जो विश्लेषण की जो पद्धति थी उसके द्वारा सिंधु सभ्यता का जो है कि सर्वमान्य तिथि जो है ना कब से कब तक मानी जाती है, यह भी हमने बताया कि 2400 ईसा पूर्व से लेकर के जो है ना 1700 ईसा पूर्व मानी गई है, जिसका विस्तार जो है कैसा था, तो हमने बताया था कि इसका आकार कैसा है। इसका आकार जो है ना त्रिभुजाकार है दोस्तों, कैसा है याद रखना है, त्रिभुजाकार है। और इसका क्षेत्रफल कितना है बताइए? क्षेत्रफल हमने आपको बताया, अभी जस्ट बताया, तो आप बता सकते हैं कि लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये जो है ना फैला हुआ सभ्यता था। ठीक है, याद रखना है कितना? 13 लाख वर्ग किलोमीटर, याद रखना है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहा जाता है कि देखिए जो एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी की बात किया जा रहा है कि जो न्यू एनसीईआरटी में जो फैक्ट दिया हुआ है उसके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो है ना समय काल लगभग 3300 ईसा पूर्व से लेकर के 1300 ईसा पूर्व तक माना गया है। और इसका मुख्य जो है शहरी चरण जो है 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के बीच में था। तो अभी आपको जो है ना इन चीजों पर ज्यादा फोकस करना होगा। कहीं पर भी कोई भी फैक्ट दिया रहे तो आपको उसको आंख बंद करके नहीं मानना है। इन्होंने जो है ना इस बुक में मेंशन किया गया है, लुसेंट में एनसीईआरटी का संदर्भ दिया गया है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही मानेगा कमीशन। क्योंकि आप कोई भी अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है ऑथेंटिक सोर्स दिखाने होते हैं। ऑथेंटिक सोर्स मतलब सबसे पहला सोर्स होगा गवर्नमेंट का सोर्स, दूसरा जो बड़े स्कॉलर हैं, ठीक है, इतिहास के बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उनके चीजों को आप कमीशन मानेगा। ठीक है, तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखिए। अब कहा जाता है कि प्रारंभिक हड़प्पा काल जो है ना, यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी में, न्यू एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, 3300 ईसा पूर्व से लेकर के 2600 ईसा पूर्व तक कहा जाता है। मुख्य शहरी यानी परिपक्व काल कहा जाता है 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक, और उत्तर हड़प्पा काल कहा जाता है 1900 ईसा पूर्व से लेकर के 1300 ईसा पूर्व तक। तो ये तीनों चीजों आपके ध्यान में होना चाहिए। अब कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे कि जो तिथि निर्धारण की जो पद्धति है कार्बन 14
की खोज जो है किसने किया था? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही आ जाता है साइंस का, ठीक है, कि अमेरिका के प्रसिद्ध जो रसायन शास्त्री थे बीएफ लीवी द्वारा कब किया गया था? 1946 में किया गया था, ठीक है। और इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। यानी जिसमें कार्बन की मात्रा जो है ना, कार्बन 14 की मात्रा जिसमें जितना कम रहेगा उतना वो क्या माना जाएगा? पुराना माना जाएगा, प्राचीन माना जाएगा। ये है इसकी क्या है? पद्धति है इसका, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि सिंधु घाटी सभ्यता, हमने आपसे बात किया कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो है ना खोज किसने किया था, ठीक है, 1921 में। तो जैसे ही पूछेगा ना 1921 में जो है ना, तो दयाराम साहनी का नाम आपको सबसे पहले लेना है, ठीक है। अब उनका पूरा नाम आपको याद रखना है तो रख लीजिएगा, राय बहादुर दयाराम साहनी। कहा जाता है सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। हमने आपसे बात किया था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना वो कैसी सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन, समझ रहे हैं, कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो यहाँ पर यही चीज बात कहा जा रहा है कि देखिए जो सिंधु घाटी जो थी ना वो आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य जो निवासी थे वो कौन थे? तो ये थे दोस्तों द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे, समझ रहे हैं। तो ये चीज तो ऑलरेडी जो है ना हम एक करके पहले बात की थी कांस्य युगीन के बारे में। अब देखिए यहाँ पे कहा जाता है कि जो सर जॉन मार्शल के बारे में हमने बात किया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो है तत्कालीन महानिदेशक, उनको अध्यक्ष भी आप कह सकते हैं, कई बार जो है ना अध्यक्ष दिया रहे, तो आपको जो डरना नहीं है। तो इन्होंने जो है ना 1924 में, आप एक चीज और आपको एक मैंने पुस्तक का नाम बताया था, क्या है नाम, जिसके माध्यम से जो है सैंधव सभ्यता के बारे में पता इन्होंने लगाया। और 1842 ईस्वी में एक पुस्तक का नाम हमने बताया था, क्या? तो इन्होंने जो है ना नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज इन बलूचिस्तान अफगानिस्तान एंड पंजाब, इस पुस्तक इनके द्वारा लिखित ये पुस्तक है। इसमें जो है ना किस सभ्यता की? तो सैंधव सभ्यता की चर्चा इन्होंने जो है ना किया था, समझ रहे हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब इन्होंने जो है 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक जो है ना उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा इन्होंने कर दिया। फिर समझ रहे हैं कितना समय इन्होंने लिया। अब कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक जो पश्चिमी पुरास्थल जो थे वो दासक नदी के किनारे स्थित जो है ना सुतका गेंडोर, यानी जो वर्तमान में हमने आपसे बताया कि ये जो था ना ये पश्चिमी जो क्षेत्र था यही तो था, क्या था? बलूचिस्तान का सुक्ता गंडोर, याद रखना है, ठीक है। और पूर्वी स्थल जो था, ये पूर्वी स्थल हमने आपसे बात किया कि ये इसके आलमगीरपुर, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर जो जिला अभी वर्तमान में जिला मेरठ में है, ठीक है। और ये पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे जो है ना स्थित था। और उत्तरी पुरास्थल अगर हम बात करें यहाँ पे उत्तरी, तो ये चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा, हमने मांडा लिखा था, यहाँ पे मांदा लिखा हुआ है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर और दक्षिणी पुरास्थल अगर हम बात करें यहाँ पे तो दैमाबाद जाते हैं, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में है। अहमदनगर की बात करते हैं तो गोदावरी नदी, तो समझ रहे हैं। तो इन चीजों को आपको समझना, इसकी चौहद्दी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता का जो है ना, या सिंधु सभ्यता हो या सैंधव सभ्यता हो, ये नगरीय सभ्यता थी। ये कैसी सभ्यता थी बताइए? तो ये जो है ना नगरीय सभ्यता थी, ये फैक्ट याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। ये कैसी सभ्यता थी? तो ये आपको कह सकते हैं हम कि ये नगरीय सभ्यता थी। और सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। वो नाम इंपॉर्टेंट है, वो नाम क्या क्या है बताइए? तो आपको मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ठीक है, गढ़वाई वाला, राखीगढ़ी, धवलावीरा और काली बंगला की बात करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। अब हम कुछ चीजें बात कर लेते हैं। जैसे मैं बात करूं तो कहा जाता है दोस्तों कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं के निर्धारण का जो महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो क्या है? प्रश्न बनता है क्या है? तो वो उत्खनन से प्राप्त जो मानव कंकाल है ना वो है, समझ रहे बात? तो प्रश्न हमने आपसे क्या बताया, पूछा, आप कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है ना, कि जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, ठीक है, इसका जो निर्माताओं ने निर्धारण का जो है ना, इसके निर्धारण का जो है प्रमुख स्रोत किसको मानते हैं? ये बताइए किसको मानते हैं? तो ये मानते हैं दोस्तों उत्खनन को मानते हैं। उत्खनन से जो है, उत्खनन से प्राप्त मानव कंकाल, तभी तुमको पता चलेगा ना कि यहां पर भी लोगों का निवास हुआ करता था, समझ रहे हैं। और सबसे अधिक कंकाल कहां से मिले हैं? ये जो मानव कंकाल है वो सर्वाधिक कहां से मिला है? ये भी आपके लिए प्रश्न बनता है, सर्वाधिक कहां से बताइए? तो सर्वाधिक जो मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है, सर्वाधिक कंकाल प्राप्त हुआ है। और इनके परीक्षण से यह निर्धारित हुआ है कि सिंधु सभ्यता में 4 प्रजातियां निवास करती थी, समझ रहे हैं ना, 4 प्रजातियां जो है ना यहाँ पे निवास करती थी। उन प्रजातियों के बारे में हम बात कर लेते हैं, कौन कौन से? देखिए चीजें जो है ना बहुत कनेक्ट करके पढ़ना है, ये नहीं कि उथल पुथल करके पढ़ेंगे तो चीजें नहीं बैठेगा, समझ रहे हैं ना। तो निर्धारण जो प्रजातियां वहां पर जो निवास करती थी उनमें से पहला नाम था क्या? देखिए तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था आपसे, क्या बात कर रहा था दोस्तों, कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो सिंधु सभ्यता थी ना, यहां से 4 प्रजातियां, अब ये 4 प्रजातियों के बारे में आपको जानकारी, नाम पता होना चाहिए। कौन कौन से प्रजातियां निवास करती थी? तो पहला नाम बताइए, भूमध्य सागरीय, फिर प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, तीसरा अल्पाइन,
और चौथा मंगोलॉयड। तो ये चार नाम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। आपसे प्रश्न यहाँ से पहले भी बन चुका है और आने वाले समय में भी बन सकता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो है ना कौन से लोग थे, तो सर्वाधिक जो थे ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे ज्यादा भूमध्यसागरीय प्रजाति के लोग यहाँ पे निवास करते थे, तो ये जो है ना सर्वाधिक मात्रा में निवास करते थे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब हमारा जो है ना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा क्या, यहीं पे हम बात करेंगे क्या। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो चीजें जो दी गई है ना, अब इस पे हम बात कर लेते हैं, फिर हम इसके जो है ना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। क्या है वो टॉपिक? वो टॉपिक है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो है ना नगर योजना किस प्रकार की थी, ठीक है। तो अभी जो है ना यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो देखिए कहा जाता है कि धौलावीरा जो है ना भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है, जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। तो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि धौलावीरा भारत में जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट थी, जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। और स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो है ना कहां पे, तो गुजरात में खोजे गए हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फिर से कहा जाता है ना कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है ना कौन है, मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका जो है ना सबसे बड़ा स्थल जो है ना राखी गढ़ी घग्गर नदी है, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और इसकी खोज जो है ना 1963 में सूरजभान ने किया था, समझे, 1963 में किसने किया था, सूरजभान ने किया था। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट लगा करके चलना है, ठीक है। अब यहीं पे कहा जा रहा है दोस्तों कि देखिए कि हमने सारी चीजें कर लिया, ठीक है ना, और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो हड़प्पा संस्कृति में से सर्वाधिक स्थल है गुजरात में देखने को मिला, ये भी हमने समझ लिया। लेकिन जो है यहाँ पे जो कहा जाता है कि लोथर और सुतकोदा जो है ना, ये सिंधु सभ्यता का जो क्या था, ये बंदरगाही क्षेत्र था। तो ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से प्रश्न पूछ चुका है। तो सुतकोदा जो है ना और लोथर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाही क्षेत्र था। कहा जाता है कि जूते हुए खेत और नकाशीदार ईंटे के कुछ के जो प्रयोग का जो है साक्ष्य वो कहां से मिला है, बताइए। वो मिला है दोस्तों कालीबंगन से मिला है। ये भी आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। तो जूते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है और नकाशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहां से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। कहा जाता है यहाँ पे कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। इसके माध्यम से स्थित, इसके मध्य में यानी बीचों बीच स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। इस स्नान कुंड में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर से कमरे बनाए गए थे। और इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। कहा जाता है कि शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसर पर स्नान किया करते थे, समझ रहे हैं ना, विशेष नागरिक विशेष अवसर पर जो है ना क्या करते थे, यहाँ पे स्नान किया करते थे। तो ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें ध्यान रखने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट यहीं पे देखते हैं, तो कहा जाता है कि अग्निकुंड यानी यज्ञ देवी लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है। कहा जाता है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाला देवता, जिसे हम पशुपति नाथ की मूर्ति कहते हैं, वो मिली है कहां से, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। प्रश्न बनता है कि पशुपति नाथ की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत कहां से मिला है, किस स्थल से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। ये भी आपको याद रखना है। और इनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा जो है ना विराजमान है। और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति भी मिली है। और यही जो है ना नर्तकी की कांस्य मूर्ति जो है ना यूपीएससी 2000 सीएससी पीटी 2025 में प्रश्न पूछा हुआ है। जाकर आप पीवाई को पलट करके देखिएगा यूपीएससी का, तो आपको ये प्रश्न दिख जाएगा कि नर्तकी को जो मूर्ति है वो किस धातु से बना हुआ था, किससे बना हुआ था, तो कांस्य से बना हुआ था, समझ रहे हैं, कांस्य से बना हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसके अंतर्गत कहा जाता है दोस्तों, देखिए जो हड़प्पा है ना, हड़प्पा की मुहरों पर सबसे अधिक जो है ना एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। और यहाँ से प्राप्त जो है एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से जो है निकलता पौधा को दिखाया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट, जहां से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न भी पूछे जाते हैं, मनके बनाने के कारखाने कहां से मिलता है, तो ये जो है ना लोथल और चनहुदड़ो से मिले हैं। कहां से मनके बनाने का जो है ना कारखाना का साक्ष्य कहां से मिला है, लोथल और चनहुदड़ो से मिलता है। कहा जाता है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है यानी सिंधु सभ्यता की लिपि जो है ना ये भाव चित्रात्मक है। और यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी दाईं ये हो गया तो बाईं जो होगा ना इस तरीके से लिखा जाएगा इस क्रम में। और हम आज के डेट में कैसे लिखते हैं, तो ये एक पॉइंट है, यहां से लेफ्ट से राइट की तरफ हम आते हैं, ठीक है। तो कहा जाता है ना कि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। और जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं, दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं, यानी स्टार्ट हम यहां से करेंगे फिर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से जो है ना आपकी चीजें चलेंगी। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना होता है, समझे। ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि देखिए जो लेखन कला की जो उचित प्रणाली जो है ना विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन था, तो सुमेरिया की सभ्यता थी। याद रखना है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन थी, तो लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने के लिए सुमेरिया याद रखना है कि सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए जो है ना ग्रिड पद्धति अपनाई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो नगरों और घरों के विन्यास के लिए जो है ना कौन सा, तो ग्रिड पद्धति को अपनाया था। लेकिन जो है ना कि इन चीजों से पहले जो हम ये देख लेते हैं कि जो हमारी जो नगर सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर योजना थी वो किस प्रकार की थी। वो बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है और वो आपके एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से बेहद इंपॉर्टेंट जो है ना टर्म होते हैं वहां से कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो नगर योजना
कितनी इंपॉर्टेंस थी। ठीक है, तो देखिए हमने सबसे पहले ये चीजों को देख लिया था कि 4 प्रजातियां हैं, उसके बाद भी हमने कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखा। अब हम बात करते हैं दोस्तों एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने अभी आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना, ये टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पर जो है कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। पॉइंट्स अब कहा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये क्या थी, तो एक नगरीय सभ्यता थी। ये क्या किस प्रकार की सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता थी, जिसका ज्ञान इसके जो है ना पुरातात्विक अवशेषों और अनुसंधानों से होता है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी, ठीक है, एक इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या था, वो था पर्यावरण, पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन एवं जल निकासी प्रणाली। तो इसकी जो है ना मुख्य सबसे जो है ना इंपॉर्टेंट, जो अगर हम बात करें कि सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी विशेषता थी, सबसे बड़ी विशेषता थी, वो ये था, ये आपके लिए आपको ध्यान में रखने वाला फैक्ट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब कहा जाता है दोस्तों कि जो हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो उसकी जो नगर नियोजन प्रक्रिया था, ठीक है, वो कहा जाता है कि सड़कें जो थी ना, आपने देखा होगा सड़कें एक दूसरे को जो है ना, एक दूसरे को किस स्तर पर काटती थी, तो याद रखना है समकोण पर जो है ना, समकोण पर क्या करती थी, काटती थी। तो ये भी आपको याद रखना है, समकोण पर काटती थी। और लगभग सभी नगर जो है ना दो भागों में विभक्त थे, दो भागों में सभी नगर जो थे ना दो भागों में विभक्त थे। और कहा जाता है कि देखिए इसके अंतर्गत दो भागों में जो नगर थे, नगर दो भागों में क्या थे, विभक्त थे। अब जो है ना यहीं पर हम देख लेते हैं कि जो नगर जो था ना, पहला जो था कहा जाता है कि पहले भाग में जो है ना ऊंचे दुर्ग निर्मित थे। और इसके साथ साथ कहा जाता है इसमें इनमें जो है शासक वर्ग जो है ना निवास करते थे। ऊंचे दुर्ग में कौन रहते थे, शासक वर्ग। ठीक है, और जो दूसरा था वो निचले दुर्ग। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि निचले दुर्ग जो था ना, निचला दुर्ग, उस दुर्ग में जो है कौन रहता था, दूसरे भाग में ये जो है कौन रहता था, निचले दुर्ग में। ठीक है, यहां पर आम सामान्य नागरिक रहता था। निचले दुर्ग की बात करें तो ये क्या था, आवासीय क्षेत्र था। और इस आवासीय क्षेत्र में कहा जाता है कि कौन रहते थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सामान्य व्यक्ति रहता था। सामान्य व्यक्ति के साथ साथ कौन रहता था, व्यापारी रहता था। यहां पे व्यापारी के अलावा कौन रहता था, तो यहां पे हम देखेंगे कौन रहता था, शिल्पकार रहता था। शिल्पकार के साथ साथ आपको कारीगर मिल जाता था आपको यहाँ पे, और श्रमिक। तो ये 5 जो है ना लोग यहाँ पे क्या करते थे, निवास करते थे, इस जो है ना निचले दुर्ग में यानी आवासीय क्षेत्र में ये लोग निवास करते थे। अब कहा जाता है कि सड़कों के किनारे की जो है ना नालियां किस प्रकार की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें है ना, ये आपको मैं लिखाते चल रहा हूं, आप लिखते चलिएगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा, ये क्या होगा पॉइंट, कि जो सड़कें जो थी, सड़कें आप देखते हैं ना, सड़कें के जो किनारे जो था, उस किनारे जो नलियां होती थी, यहाँ की नालियां जो थी क्या थी, ऊपर से ढकी हुई थी। समझ रहे ना, ढकी होती थी। और घरों का जो गंदा पानी है ना, घरों का जो गंदा पानी था वो कहां पे आकर के, तो वो जो है ना नालियों से होते हुए नगर के मुख्य नली में गिरता था। समझ रहे बात। इसके अलावा हम बात करें तो कहा जाता है दोस्तों कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और जो कालीबंगा है, समझ रहे हैं, कालीबंगा की नगर योजना लगभग एक समान थी। इन तीनों का जो है ना नगर योजना कैसी थी, तो एक समान थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं, कहा जाता है कि कालीबंगा, और ये हम देख लिया, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया। अब इसके साथ साथ जो है ना कुछ चीजें और हैं जो हमें ध्यान रखना है। वो क्या है, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपको यहां पे क्या, कि जो कालीबंगा और रंगपुर, अगर इन दोनों को छोड़ दें तो सभी में जो है ना क्या था, पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ था।
ये भी आपको ध्यान रखना है। अब कहा जाता है दोस्तों कि आमतौर पर जो है वहां पे घर में जो है ना एक आंगन, एक रसोई घर और इसके साथ साथ एक स्नानागार होता था। अधिकांश घरों में कुआं के अवशेष भी मिले हैं यहाँ से, ठीक है। इसके साथ साथ बड़े बड़े भवन हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की विशेषता बतलाते हैं। यानी हड़प्पाकालीन नगरों में जो है चारों ओर प्राचीर बनाकर के किलेबंदी की गई थी, जिसका उद्देश्य था नगर को चोर, लुटेरों और पशु जो थे, ठीक है ना, उनसे बचाना था। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता का जो है अद्भुत निर्माण में से एक जाना जाता है, जबकि अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी जो है इमारत थी। यानी हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार और अन्नागार जो था वो सिंधु घाटी की सभ्यता की। तो ये भी आपको एक फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। क्या कि जो मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागार कहां का? तो मोहनजोदड़ो का। विशाल स्नानागार कहां पे? मोहनजोदड़ो से। और अन्नागार जो है दोस्तों ये कहां से? सिंधु सभ्यता से। समझ रहे हैं? तो सिंधु सभ्यता से जो है ना सबसे बड़ी जो इमारत मिली वो क्या था? अन्नागार था। और मोहनजोदड़ो से जो है सबसे बड़ी इमारत चीजें मिली है वो मिली है विशाल स्नानागार का। याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब कहा जाता है दोस्तों कि घरों के जो दरवाजे थे ना, घरों के दरवाजे जो है और खिड़की की बात किया जाता है। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां कहां पे मिलते थे, कहां पे खुलते थे दोस्तों? तो मुख्य सड़क पर न खुलकर, कहां पे खुलता था? न खुलकर के जो है ना गलियों में खुलती थी। याद रखना है, गलियों में खुलती थी। लेकिन लोथल इसका जो है ना क्या है, यहीं पर आपको याद रखना है कि लोथल इसका क्या है? अपवाद है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। समझ रहे हैं? इसके दरवाजे एवं खिड़कियां जो है ना मुख्य सड़क की ओर खुलती थी, ठीक है। लोथल का कहां खुलता था? मुख्य सड़क की ओर। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है क्योंकि यहां से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। कहा जाता है कि यद्यपि मकान बनाने में कई प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था, जिसमें जो ईंटों का जो प्रयोग होता था यहाँ पे, ठीक है, कि कहां पे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत ईंटों का जो आकार था ना वो कैसा था, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। तो किस रेशियो में था? तो आपको 4:2:1। समझ रहे हैं? यानी 4 हो गया क्या? लंबाई, 2 क्या हो गया? 2 हो गया चौड़ाई और 1 हो गया मोटाई। तो ये चीजें आपको याद रखना है। और कहा जाता है कि जो 4:2:1 के रेशियो के जो आकार की जो ईंटें थी ना वो ज्यादा क्या थी? प्रसिद्ध थी। तो ये भी चीज आपको याद रखना है। अब अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम देख लेते हैं। तो अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा ये रहेगा दोस्तों सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, जिसमें नदी उत्खनन, ठीक है, और वर्तमान स्थिति क्या है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। वो देखेंगे अगले हम जो सेशन हम अपलोड करेंगे आपको उस वाले वीडियो में। इसी में बात कर लेंगे दोस्तों कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बारे में देख लेंगे, चंदुदड़ो से बात कर लेंगे, और इसमें हम ये भी देखेंगे कि वहां से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। लोथल देख लेंगे, राखीगढ़ी देखेंगे, कालीबंगा, बनावली, धौलावीरा, ये सारे स्थल के बारे में जो है ना हम एक एक करके सारी जानकारियां इकट्ठा यहाँ से करेंगे। इससे पहले जो है ना कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हम देख लेते हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि घर के दरवाजे और खिड़कियां जो है ना सड़क की ओर न खुलकर जो है ना पिछवाड़े की ओर खुलते थे, और केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे जो है ना मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है और इस पे हमने चर्चा पहले ऑलरेडी किया था यहाँ पे। अब कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य फसलें थी वो आपको याद रखना है, गेहूं और जौ, ठीक है ना। क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी? तो गेहूं और जौ। कहा जाता है सिंधु वासी जो है ना मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, और मिट्टी से बने जो हल का जो साक्ष्य वो कहां से मिला है? तो बनमाली से मिला है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहां मिला है? तो बनमाली से मिला है। और कहा जाता है रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। कहां से? रंगपुर और लोथल से जो है ना चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिला है, और चावल के प्रथम साक्ष्य जो है लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाएगा। अब कहा जाता है दोस्तों की सुतकोददा और कालीबंगा और लोथल से जो है संदव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, और तौलाई की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें क्या होनी चाहिए? जानकारी होनी चाहिए थी। तो इस तरीके से दोस्तों आज के हमने इस सेशन को, इसमें हमने 2 टॉपिक को डिस्कशन किया है, प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा टॉपिक हमारा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने बात किया है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मित्रों तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवाया जाता है। अगर आपके पास लुसेंट न्यू एडिशन नहीं है 2025 का तो लुसेंट परचेज भी कर सकते हैं आप, ठीक है। बाकी पीडीएफ के लिए आपको तनाव नहीं लेना है, समझ रही बात। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। थैंक यू सो मच।